आज का जो लेक्चर है मुझे लगता है कि ये गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक कैटेगरी भी रहता है, ये कैटेगरी मैं थोड़ी देर बाद लूँगा, ठीक है। ये कुछ स्पेशल कैटेगरी है, आपने जो सवाल पूछे उसके हिसाब से, जिसमें आते हैं लोग नुकुल शाह, सिजोफेनिया है ना, आयशा, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। नाम से लगता है ना काफ़ी भयंकर बीमारी है अब तो, है ना, लेकिन कुछ लोगों को ये बीमारी टेलीविज़न के माध्यम से पता चल गया है कि ये नाम अनफेमिलियर नहीं है। प्रेमलता, न्यूरल्जिक पेन, है ना, कितने साल से? हाँ, देखिए मैंने कल भी बताया था आपको, बीमारी कितने साल तक भी रह सकती है जब तक आपने क्लॉक को ठीक नहीं किया तो। बाल पालसी, पार्किंसन, सविता है यहाँ पे? हाँ पीछे ना, तो आपको हम थोड़ी देर बाद लेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए तब लेंगे। अब आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपकी जीवन में थोड़ा छोटा छोटा एडजस्टमेंट करके बड़े बड़े बदलाव देख सकते हैं। ओके, चावल, नहीं सभी का नहीं आया, अभी आएगा। क्वेश्चन हम दो तीन तरह के, आप जरूरी नहीं कि मैं सबके नाम लूं, फिर नाम लेते रह जाएंगे, हम कहीं तक पहुंचेंगे। नंबर 1, कुछ के क्वेश्चन मैंने नाम के साथ लिए, कुछ के क्वेश्चन में यहाँ डेमो में आपको अपना जवाब मिल जाएगा, है ना, इस तरह से इसको बनाया है। और फिर भी नहीं मिलता मान लो 1%, तो हमने कुछ के कल के पार्ट में रखा है, इस तरह से डिवाइड किया हमने स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसको उस जवाब ना मिले, और बाई चांस बच जाते हैं तो आपके पास पेपर है, उसमें लिखिए आई विल एड्रेस दैट, ठीक है ना, डोंट वरी। आइडिया सिंपल ये है कि जो भी आपकी तकलीफ हो ठीक हो जानी चाहिए, और तो कोई आइडिया नहीं है। हाँ, काफ़ी लोगों ने ऐसे सवाल पूछे कि मेरे पड़ोस में उनके पास उनको ऐसा हो गया तो क्या करें। मैं उस तरह के सवाल इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज अभी मेरी प्रायोरिटी है कि जो यहाँ पे पहले उनको हम ठीक करें। या कुछ जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन भी आपने पूछे, हेयर फॉल कैसे करें, वो बहुत सीरियस चीज़ अभी नहीं है, वो बाद में भी लिया जा सकता है। नहीं, आपका क्वेश्चन वो नहीं है, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। और कुछ भी आपको अगर पूछना या बोलना हो तो आप लिख लीजिए, या एट द एंड हम करेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी सबके नहीं लिए, अभी बीच में आएगा, गाय का दूध लेके आए उधर, इसमें है, ये रहा, ठीक है ना, थोड़ा मैं पी भी रहा हूँ इसको, तो आप निश्चिंत रहिए, वो रख दिया है, ठीक है ना, उसको करे बिना हम जाएंगे नहीं, तो निश्चिंत रहिए, किसी का पहले किसी का बाद में आएगा जरूर, ठीक है ना। शुरू करते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सामने दिख रहा है ये 3 थाली है, आपके विजुअली आप ठीक से देख पाएं, अगर देख नहीं भी पा रहे हैं तो समझ जाएं 3 थालियां हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट रोटी सब्जी दाल चावल, स्टैंडर्ड लंच रोटी सब्जी दाल चावल, स्टैंडर्ड डिनर इंडियन डिनर रोटी सब्जी दाल चावल। लेकिन जो ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी है वो मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ब्रेकफास्ट, हाईएस्ट क्वांटिटी। आप देख रहे हैं ये थोड़ा बहुत दिख रहा है, ऊंचा दिख रहा है ना, तो ये हाईएस्ट है। जब मैं बोलूं सबसे बड़ा तो ये ज़्यादा दिख रहा है। जो लंच है वो इससे थोड़ा कम है, तो सही ज़्यादा, लेकिन ब्रेकफास्ट से कम है। और जो डिनर है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा और कम है, ठीक है ना। तो ये है स्टैंडर्ड आपकी डाइट। एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये एक डाइट है जो एक इंसान लेता है, और वो ब्रेकफास्ट करता है 8 AM एंड लंच करता है बीच में कभी 1 बजे 2 बजे, डिनर करता है 8 PM, ठीक है ना। ये एक स्टैंडर्ड हमारा लाइफस्टाइल मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, सबका नहीं होगा ऐसा, लेकिन एक एवरेज। ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा, लंच उससे छोटा, डिनर उससे छोटा। ये इंसान जो है, इसका ब्लड शुगर मैंने चेक किया, फॉर एग्जांपल 150 आया, 150 आया, 150, ठीक है ना, याद रहेगा। सबसे बड़ा वाला कौन सा है? ब्रेकफास्ट। अब मैं क्या करता हूं, इस इंसान को अगर मुझे डायबिटीज पेशेंट बना देना है तो मुझे खाना चेंज करना, टाइम चेंज करना कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये करूंगा कि ये जो टेबल है ना, इसको कहते हैं, ले आना उसमें सर्केडियन
डाइनिंग टेबल, इस टेबल को मैं घुमा दूंगा। अगर इस पेशेंट को मुझे डायबिटीज पेशेंट बनाना है तो इसका मुझे कुछ छेड़ना नहीं है, इसका बॉडी क्लॉक को छेड़ देना है। कैसे छेड़ूंगा आप देखते जाइए। आप देख रहे हैं क्या क्वांटिटी ऑफ फूड ओवरऑल पूरे दिन भर का चेंज किया मैंने? नहीं चेंज किया। क्या टाइम मैंने चेंज किया? नहीं चेंज किया। सिर्फ एक ही चीज चेंज हुआ, वो क्या चेंज हुआ? सबसे कम किस में आ गया? नाश्ते में आ गया। फिर बीच में वो उतना ही रहा, और नाश्ते वाला से सबसे ज्यादा डिनर में, वो डिनर में आ गया। तो टोटल क्वांटिटी उतना ही है, टाइमिंग भी उतना है। अब अगर इसका आप एवरेज ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आएगा 200, 50 यूनिट बढ़ गया बिना कुछ चेंज किए भी। तो ये क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, इसको समझने की जरूरत है। यहां पे आते हैं। मील की जो टाइमिंग है, ये पहला नियम आप याद रखिए कि मैंने उसको गड़बड़ कर दिया। आपका जो पेनक्रियाज है वो सबसे ज्यादा इंसुलिन बनाता है सुबह 8 बजे, सबसे ज्यादा इंसुलिन सुबह 8 बजे बनाता है, और जब सो जाता है वो रात को 8 बजे। तो ये इंसान क्या कर रहा था, सुबह सबसे ज्यादा जब इंसुलिन बनाता था तब वो सबसे ज्यादा खाता था, और जब वो सो जाता था पेनक्रियाज तो सबसे कम खाता था, डिनर कम होता था। मैंने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया। तो जब तो पेनक्रियाज सबसे ज्यादा एक्टिव है तब ब्रेकफास्ट बिल्कुल मिनिमाइज्ड, और जब तो पेनक्रियाज सोने लगा तब पेट भर के रात को खाना खिला दिया। टोटल क्वांटिटी उतना ही है। इतना करने से उसका ब्लड शुगर में एवरेज फर्क 50 यूनिट का आ जाएगा। आप खुद भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लो ये इंसान टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड जो खा रहा है पूरे दिन भर में वो 1 किलो खा रहा है या 2 किलो खा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो क्वांटिटी उतनी ही रही, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वांटिटी है दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, राइट। फॉर और ये सारी चीजें, ये जो रेफरेंस आप देख रहे हैं ये सारे, कि ब्रेकफास्ट हम इसका उल्टा ही करते हैं। ब्रेकफास्ट कई लोग स्किप ही कर देते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, बट ब्रेकफास्ट इज द टाइम जब आपका पेनक्रियाज सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं करना या पूरी तरह यूटिलाइजेशन नहीं करना आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को गड़बड़ कर देता है। तो मैंने इस इंसान के बायोलॉजिकल क्लॉक को कैसे छेड़ा? सिर्फ क्वांटिटी को फेर बदल करके, डाइनिंग टेबल को घुमा के। अच्छा, अब मैं इस इंसान को डायबिटीज पेशेंट बना देना चाहता हूं। खाने को नहीं छेड़ूंगा मैं। इस इंसान को अभी कितना ब्लड शुगर था इसका? 150 तो पहले था, अब मैंने जब टेबल चेंज कर दिया तो 200। अब इसका ब्लड शुगर में 250 से ऊपर कर देना है। खाना यही खाएगा वो। अगर मैं चाहता हूं कि इस पेशेंट को डायबिटीज पेशेंट बनाऊं बिना खाने को छेड़े, तो मैं इसके टाइम को छेड़ दूंगा। टाइम को कैसे छेड़ूंगा मैं? ये 8 बजे है ना, यहां रख दिया 10 बजे, और ये 8 AM है ना, ये कर दिया 6 AM। खाने को मैंने फैला दिया, समझ रही बात? खाना उतना ही खा रहा है, ज्यादा समय तक खा रहा है। सुबह 6 बजे से खाना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा खा रहा है क्योंकि खाना तो इतना ही है ना, और रात के 10 बजे तक खाता ही जा रहा है वो। 3 अलग अलग मील है, लेकिन पहला ब्रेकफास्ट 8 बजे के 6 बजे, और आखिरी कब? जब उसका पेनक्रियाज गहरी नींद में सो चुका है। तो आप देखिए, खाने का रोल नहीं है यहां पे उसको डायबिटीज बनाने में। समझिए इस बात को। रोल किस चीज का हुआ? टाइम का। टाइम क्लॉक, पेनक्रियाज का जो टाइम का क्लॉक है उसको मैंने छेड़ा। इफेक्ट ऑफ लेट सपर, ये रिसर्च पेपर, उसको बढ़ा दो और बढ़ा दो, और डायबिटीज पेशेंट बन जाएगा, इंसुलिन डिपेंडेंट बन जाएगा। डॉक्टर ये नहीं बोलेगा इसको घटा दो, इंसुलिन बढ़ा दो, वो बोलेगा। तो अब मान लो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा और डायबिटीज पेशेंट बना दिया जाए, इंसुलिन डिपेंडेंट बना दिया जाए इसी इंसान को, बिना ज्यादा कुछ छेड़े। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंसुलिन डिपेंडेंट बनाने के लिए, यानी कि 300 से ऊपर ब्लड शुगर चला जाए, अनकंट्रोल हो जाए,
मैं सिर्फ इस प्लेट को उल्टा कम कर रहा हूं, खाना बढ़ाया नहीं मैंने, इस प्लेट को हटा ही दिया मैंने, गॉन, बाकी सब सेम है। जब आप अपना ब्रेकफास्ट लगातार स्किप करते हैं तो जब आपका पेनक्रियास सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, उसने इंसुलिन निकाला और इंसुलिन को यूटिलाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं है ना, तो आपका पेनक्रियास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ जाएगा कि भाई इस टाइम पे प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो योर पेनक्रियास विल स्टार्ट शटिंग डाउन इट्स फैक्ट्री इन द मॉर्निंग। जब भी पेनक्रियास इंसुलिन बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज करेगा तो बाकी हार्मोनल चेंजेस भी होंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसको अगर मुझे डायबिटीज पेशेंट बनाना है तो ज्यादा नहीं खिलाना है मुझे, उल्टा कम कर दिया मैंने, राइट। तो ब्रेकफास्ट स्किप करने से आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो बात ये नहीं कि क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, बात यह है कि खाने खा भी रहे कि नहीं खा रहे। कभी कभार नहीं खा रहे वो अलग बात है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे ऐसा करेंगे तो दैट विल मेक यू अ डायबिटीज पेशेंट। इसके कई सारे रिसर्च पेपर है, आपको अगर पढ़ना है तो उसके लिए मैं यहाँ रेफरेंस डाल रहा हूँ। अब मान लो मुझे इसको कैंसर पेशेंट बना देना है, कि मैं चाहता हूँ ये कैंसर पेशेंट बन जाए, तो मैं कुछ छेड़ूंगा नहीं, उल्टा ये जो खाना जो नहीं खाना चाहिए था उसको हटा दिया था, तो दोबारा लगा देता हूँ। मैं सिर्फ यहां पे एक चेंज कर दूंगा, ये छेड़ा मैंने, क्या किया मैंने, वो खाना पहला कब खाएगा, 10 PM, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक खाएगा। जो शिफ्ट वर्कर नहीं करते, जो रात को काम करते हैं, और पूरा दिन भर नहीं खाएगा। खाना उतना ही है, खाना वही वाला है, टाइम भी उतना ही है, मैंने इसके क्लॉक को छेड़ दिया, सिर्फ टाइमिंग को छेड़ दिया सिर्फ। जब मैंने ऐसा किया, आपका कैमरा कहां रखा हुआ है, आता है साइड से आता है ना, या तो यहां रखो। नाइट शिफ्ट वाले बीमारी रहेंगे, यस यस यस, नाइट शिफ्ट वाले जो लोग होते हैं, आप यहां से भी रखेंगे लोग, अब छोड़ दो इसको, ले जाओ, आपको उसको करने की जरूरत नहीं है। नाइट शिफ्ट वाले की उम्र एक जनरल पॉपुलेशन से काफी कम होती है, वो अक्सर बीमार रहते हैं। जो लोग जहाज में काम करते हैं, मरीन में काम करते हैं, वो बहुत बीमार हो जाते हैं। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप हैजर्डियस काम में हो तो मान के ही चलो कि आप बीमार ही रहोगे, एक्सेप्ट ही कर लो, है ना। जिस तरह से जो बॉर्डर में है तो उनको गोली लगी सकती है ना, तो वो सेफ काम तो है नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भाई क्या कैसे कैसे हम बीमार पड़ते हैं। कई लोग जो है जो नाइट शिफ्ट में काम नहीं करते, लेकिन उनका भी लाइफस्टाइल ऐसा ही कुछ है। ऐसा नहीं कि 10 बजे से लेके 6 बजे तक, मैं बोल रहा हूँ 10 बजे से लेके 4 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 2 बजे, तो किस तरह से बॉडी कैंसर हो जाता है। एक ऐसे टाइम फ्रेम में खा रहे हैं जब इसका पेनक्रियास टोटली सो गया है, तब आप खा रहे हैं, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कैंसर सिर्फ ऐसे ही होता है, लेकिन ये एक तरीका है कि ज्यादा कुछ किया ही नहीं आपने, जस्ट अपने क्लॉक को ध्यान रखा, उससे ही सब कुछ कंट्रोल्ड है। अब मान लो कोई कैंसर पेशेंट है, कोई किडनी फेलियर पेशेंट है, कोई डायबिटीज पेशेंट है, किसी भी तरह का पेशेंट है, मुझे उसको ठीक करना है। अब तक तो बताया कैसे बीमार करना है, अब बताते हैं कैसे ठीक करना है, हाउ वी कैन करेक्ट इट। गड़बड़ हो गई है, उसे क्लॉक को करेक्ट कैसे कर देना है। आपको मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको, ये घड़ी का याद है आपको, कि घड़ी के टाइमिंग को, अगर घर के घड़ी के टाइमिंग को मैं लेट कर दूंगा या चेंज कर दूंगा तो घड़ी, घर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी को इफेक्ट होगा, है ना। बच्चा लेट स्कूल पहुंचेगा, उसका फादर लेट ऑफिस पहुंचेगा, मूवी के टाइम में वो आधा छूट ही जाएगा। तो अब राधन की मैं जाके सिफारिश करूं स्कूल में जाके, भाई बच्चे को लेट पहुंचा तब भी घुसने दो, या मूवी का पहले का कौन सा पार्ट है मुझे कहानी सुना दो, क्या करना, सोल्यूशन क्या है, सिर्फ क्लॉक को मैंने ठीक कर दिया। जैसे ही क्लॉक को ठीक कर दिया तो अपने आप सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। तो अच्छा, क्लॉक को ठीक कैसे करना, हम कैसे करते हैं ठीक। क्लॉक को ठीक करने का तरीका, अगेन द टाइमिंग। खाने को चेंज नहीं कर रहे, अभी खाने पे आए नहीं हम। अगर ठीक करना है और ड्रास्टिकली ठीक करना है, अगर आपने कोई कसम खा ली कि अगले
20 दिन में पूरी तरह से आपको ठीक होना ही है। तो दिस इज द क्लॉक। अब देखिए 10 AM to 6 PM जो भी कुछ आप खा रहे हैं किस ब्रैकेट में खा रहे हैं? 8 घंटे के ब्रैकेट में खा रहे हैं। अभी ये नहीं बात कर रहा हूं क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो सब छोड़ो। 10 बजे से पहले कुछ नहीं खा रहे हैं और 6 बजे के बाद नहीं कुछ नहीं खा रहे हैं। 6 बजे जो भी खाया पेनक्रियास कब सो जाएगा? तो 6 बजे जगा हुआ है ना, उसके जगह जगह ही 2 घंटे में डाइजेस्ट भी हो गया, अब वो सोने जाएगा, ठीक है ना। तो और पेनक्रियास पीक पे कब है? सुबह 8 बजे, ठीक है ना। उसके बाद ही आपका खाना आ रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा सारी बीमारियां पेनक्रियास से इंसुलिन से कनेक्टेड है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब ये क्लॉक सेट हो रहा होगा तो बॉडी के बाकी क्लॉक भी सेट हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, वो भी सेट हो रहे होंगे। तो जब आप, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप अपने बॉडी के टाइमिंग को, फूड टाइमिंग को इस तरह कर देते हैं तो बॉडी में जितने भी आउट ग्रोथ हैं, ट्यूमर है, फाइब्रोसिस है, पॉलिप है, और वो ऑप्टिक वाला वो जो भी नाम है वो है, फाइब्रोमेल्जिया है, राइट, जो भी, या बॉडी में जो भी किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, जब ये होता है तो वो सारे बॉडी में डिसॉल्व होने लगते हैं। तो जितने भी ऐसे आप में से थे जो बोल रहे थे मेरे गॉल ब्लैडर स्टोन का क्या होगा, मेरे फाइब्रोसिस का क्या होगा, मेरे ट्यूमर का क्या होगा, सवाल थे ना थोड़ी देर पहले तक, तो उसको डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व कब कर पाएंगे? ये रहा, अभी खाने पे नहीं आए, वो तो और फास्ट कर पाएंगे। अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूं जो कैंसरस ग्रोथ है वो कैसे डिसॉल्व होगा? दिस टाइमिंग। कैसे, क्यों, प्रूफ कहां पे है? जो लोग मोटे होते हैं, राइट, मान लो कोई मोटा इंसान है, बहुत खाता है, उसके खाने को कंट्रोल मत करो, उसको बोलो जितना भी खाना खाओ इस ब्रैकेट में खाओ, खूब खाओ, खाओ इस ब्रैकेट में, पतला हो जाएगा अपने आप ही। हम मोटे को पतला करना चाहते हैं कम खिला के, आप खाने को कंट्रोल करो ही मत, आप बोलो जो खा रहे हैं और जितना खा रहे हो खाते रहो, आई डोंट माइंड, ईट विद इन दिस ब्रैकेट, वो पतला हो जाएगा। वेरी सिंपल। हमने बायोलॉजिकल क्लॉक को समझा और उसकी टाइमिंग को ये रख दिया। बॉडी में एक्सेस फैट है तो वो चला जाएगा, ट्यूमरस ग्रोथ है तो वो चला जाएगा, फाइब्रोसिस है, पॉलिप है वो चला जाएगा, स्टोन है वो चला जाएगा, ब्लॉकेज की बात कर रहे थे कुछ, ब्लॉकेज चला जाएगा सिर्फ एक चीज करने से। अच्छा, क्यों चला जाएगा? इसके ऊपर जो नोबेल प्राइज मिला है इस चीज के, साइंस के ऊपर 4 बार नोबेल प्राइज मिला है सिर्फ इसी साइंस के ऊपर। ऑटोफेजी, 16 घंटे जो नहीं खा रहे हैं उस वक्त बॉडी तो खाना चाहता है कुछ ना कुछ, तो बॉडी को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगी? वो जो ट्यूमर था उसको तोड़ेगा बॉडी, स्टोन था उसको तोड़ेगा बॉडी, ब्लॉकेज था उसको तोड़ेगा बॉडी। ब्लॉकेज, ट्यूमर, स्टोन, उसको अगर आप निकालते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हैं तो आप हैरान होंगे, उसके अंदर पोटेशियम है, उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर मैग्नीशियम है, वो सारे मिनरल्स हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो ट्यूमर के अंदर भी कोई खराब चीज नहीं भरा होता है, बट वो अनयूटिलाइज्ड है, कैल्शियम है, तो बॉडी तब उसको तोड़ के यूज करेगा। लेकिन बॉडी तभी तोड़ के यूज कर सकता है जब आप इस टाइम फ्रेम को मैनेज करें। अब अगर आप बोलते हैं कि मैं 8 घंटे के ब्रैकेट में ही खाऊंगा, लेकिन वो 8 घंटे रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कि टाइम 8 आवर्स, लेकिन वो कौन सा 8 आवर्स ऑफ द डे? मेनली सनसेट के बाद नहीं खा रहे हैं, देखा जाए तो 6 बजे के बाद। आज से 2.5 लाख साल पहले ऐसे ही तो होता था ना, जब इंसान ने आग नहीं बनाना सीखा था, रात हो गई तो खाना बंद, राइट, तो रात से पहले पहले खाना है, जैसे सूरज ढल गया तो खाना बंद। तो वही वाला प्रिंसिपल यहां पे है। तो ये सर्केडियन डिसरप्शन, सर्केडियन चार्ट को, अपना क्लॉक को डिस्टर्ब कर दीजिए, आप कैंसरस हो जाएंगे। इसका उल्टा कि उसे दोबारा से सेट कर दीजिए, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो कैंसर हो, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में। कई लोग, आपने टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने खाने को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, काइंड ऑफ फूड को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, आपने सिर्फ टाइम को रिस्ट्रिक्ट किया। जैसे ही टाइम को रिस्ट्रिक्ट किया, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर जो एक्सेस चीज है, किसी के बॉडी में एक्सेस फैट हो सकता है, किसी के बॉडी में एक्सेस पानी हो सकता है, किसी के बॉडी में एक्सेस स्टोन हो सकता है,
हमारे बॉडी में एक्सेस क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि हमें क्लॉक को ठीक करना है। जैसे ही क्लॉक को ठीक करेंगे, या लिखिए लिखिए लिखिए, राइट, यू राइट इट डाउन, है ना। मैं लिखने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि जो इसकी एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप सवाल में उलझे रहेंगे तो कुछ छूट ना जाए, ठीक है ना। तो लेकिन दिस इज द पार्शियल स्टोरी ओनली। तो पहला रूल जो कि बहुत ही स्ट्रांग रूल है, जो कि थोड़ा मुश्किल है कई लोगों के लिए, एंड दैट इज कि अगले 15 दिन तक 8 घंटे के ब्रैकेट में ही खाएंगे। जिंदगी भर तो हम बोल ही नहीं रहे ना। जिन लोगों ने अभी लिखा वो कैटेगरी ऑफ लोग कि स्टोन है, ट्यूमर है, उन्हीं लोगों को मैं ज्यादा बोल रहा हूं कि भाई इसको करो ना फिर 8 घंटे। 15 दिन बाद 16वें दिन से लेके अगले 15 दिन तक इसको 10 घंटे कर दो। यहां पे ये 10 AM की जगह यहां पे मैं कर देता हूं इसको 8 AM। अभी भी तो कितना घंटे, 10 घंटे ही है ना अभी जो खा रहे हैं आप, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो कोई बहुत मुश्किल तो नहीं लग रही। तो ये कर दो आप। 1 महीने में मैंने ये देखा है, आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों की ज्यादातर परेशानियां जो कि आपने हमें लिख के दिया था वो गायब हो चुका होगा। अगर तो गायब हो चुका है तो आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं कि 12 घंटे का विंडो कर सकते हैं। 12 घंटे का विंडो मतलब कि 8 AM टू 8 PM। इसको बैठा दिया हमने, इसको हटा के यह कर दिया। तो ठीक होने के लिए ये 2, ठीक हो गए, ठीक रहने के लिए ये 3rd, राइट। तो कितना आसान है। आप बीमारी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आप ये ध्यान दे रहे हैं कि मैं अपनी बॉडी क्लॉक को अलाइन करूं, दैट्स इट। और अलाइन करने के पीछे का साइंस वो आपके सामने है, राइट, हाउ इट वर्क्स, व्हाट हैपेंस, ये सारी चीजें, राइट। इसका एक उदाहरण देता हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए बात। श्रीलंका में ये देखा गया है 15,000 लोगों ने सुसाइड किया, 15,000 लोगों ने सुसाइड की कोशिश की पेस्टिसाइड खा के। 15,000 फार्मर्स ने पेस्टिसाइड, एक पर्टिकुलर तरह का, वही सारे फार्मर फेमस हो जाता कि ये इतने डोज में खा लो तो इंसान मर जाएगा आराम से। देखा गया कि जिन लोगों ने शाम को जहर खाया वो बच गए, जिन लोगों ने सुबह जहर खाया वही मरे। शाम को तब जहर खाया जब पेनक्रियास सब सो चुके थे। तो जब पेनक्रियास सो जाएगा तो बोलेगा भाई जो भी आप जहर है वो भाई पेट में ही रहो भाई, अभी तो हम सो रहे हैं, तो वो इंसान बच गया। और सुबह जब पेनक्रियास सबसे पीक पे है कि लाओ क्या ला रहे हो आप, तब अगर जहर खा लिया जिन लोगों ने वही लोग मरे। ये रहा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका जो सर्केडियन क्लॉक है वो क्लॉक के बेसिस पे देखिए, जहर भी को बॉडी रोक सकता है ना, अगर वो गलत टाइम पे खाया। एक्चुअली वो सही बोले गलत बोले, लेकिन उसका वो फेल हो गया जहर खाना। तो इसके ऊपर 15,000 लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया और डेटे के बाद जो रिजल्ट आया वो ये है। दैट इज द पावर ऑफ सर्केडियन क्लॉक। ये पावर है आपकी बॉडी क्लॉक की। तो जिस तरह से एक पॉइजन भी रात को खाने के बाद बॉडी को डैमेज नहीं कर रही, बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, तो रात को जब आप इतने लेट खाएंगे वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। और जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, ना ही बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगी ना थ्रो कर पाएगी, तो बॉडी उसको डिपॉजिट करेगी। और जब डिपोजिशन होगा दैट बिकम्स अ डिजीज, इजंट इट। तो ये एक बहुत ही पावरफुल मुझे लगता है एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए द पावर ऑफ सर्केडियन क्लॉक, बॉडी क्लॉक जिसे बोलते हैं। हमारे बॉडी की हर ऑर्गन की एक क्लॉक है। मैं को याद दिलाने के लिए कल वाला 1 मिनट के लिए, जैसे किडनी का क्लॉक क्या है कि 3/4 यूरिन पेशाब दिन भर में आपका बॉडी पास करेगा, 1/4 सोते वक्त पास करेगा। इसलिए सोने तो बीच में एक बार उठना पड़ता है ज्यादातर लोगों को, है ना। कैसे पता चलेगा जैसे आपका 22% किडनी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो मान लो किडनी इफेक्ट हो रही है। इसके लिए किसी डॉक्टर पर जाने की जरूरत नहीं। देखिए ये है डॉक्टरी भाषा, किडनी श्रिंक होना। आपने देखा श्रिंक होते हुए? मैंने तो नहीं देखा अपना किडनी कभी भी। श्रिंक हो जाए, गायब भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता,
जब तक आपको कोई दिक्कत है, क्या आपको कोई कमजोरी है, राइट, क्या आप थके थके रहते हैं, क्या आपको कोई दर्द है, टॉक इन दैट टर्म्स। अभी वो पेशेंट इस टर्म पे बात नहीं करते, आप श्रिंकेज हो गया है, मेरा परसेंटेज ऑफ किडनी, इस मतलब मैथमेटिकल टर्म पे बात करते हैं। तो आपको समझना होगा कि बीमारी की डेफिनेशन वो नहीं जो जो जो, जो मैथमेटिकल नंबर से, बीमारी की डेफिनेशन वो होनी चाहिए कि आपको क्या परेशानी, तकलीफ क्या है। किडनी की साइज इतनी है या इतनी है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको। मेरे को नहीं पता मेरी किडनी की साइज कितनी है, या आपने ठान लिया मेरी किडनी साइज इतनी होनी चाहिए तभी मैं जिंदा रहूंगी, राइट। तो जब आप डायग्नोस्टिक, एक तो होता है डायग्नोस्टिकली पेशेंट, एक है सिम्टोमेटिकली पेशेंट। सिम्टम्स को आप ठीक कर सकते हैं अपनी इस दिनचर्या को चेंज करके, डायग्नोसिस को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि डायग्नोसिस अपने आप में क्वेश्चनेबल है। मैंने आपको कोविड के एग्जांपल से बताया, मेरे पास कितने लोग आते थे उस टाइम पे कि मेरा कोविड पॉजिटिव नेगेटिव करके दिखाओ, आपको कोई तकलीफ है, नहीं ये तकलीफ ही है कि कोविड पॉजिटिव आया है। मैंने कहा पैसे हैं, कहाँ पैसे हैं, मैं 4 बार टेस्ट करा लो, एक बार नेगेटिव पक्का ही आएगा, लिटरली। फिर 4 बार टेस्ट करा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आ गया, वो बड़े खुश हो गए। और ये सब, और उनकी जो वाइफ है वो मीडिएट कर रही थी, और फिर उनकी वाइफ को लगा कि बड़ा दम है इनकी बातों में, तो उन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। श्वेता नाम है उसका, आप में से कुछ लोग, जो एडमिशन आपका हुआ उसी के माध्यम से हुआ, श्वेता जलोत्रा। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब आप डायग्नोस्टिक खेल में व्यस्त हो जाते हैं तो आप अपनी बॉडी को एक नंबर से आंकते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करता है। अभी आप जाके ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट कराइए, या कोई भी बैक्टीरियल टेस्ट H1N1 का करा दीजिए, HIV का करा दीजिए। अगर 10 बार करेंगे तो चांसेस है एक बार पॉजिटिव आ ही जाएगा। 1/10 ऑफ द चांस, अगर मैं बोलूं इस हॉल में सबका HIV टेस्ट करा दूं, 1/10 ऑफ अस विल बी HIV पॉजिटिव। फिर दोबारा से टेस्ट कराओ एक बार, फिर तो दोबारा से 1/10 ऑफ अस विल बी HIV पॉजिटिव, बट दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट पर्सन। तो समझिए, कभी भी आप डायग्नोस्टिकली बात करेंगे तो इस उलझन में फंस जाएंगे जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो उलझाने के लिए बना है। इस बात को हमने साबित किया। याद है मंकी पॉक्स, अखबार में बड़ा बड़ा आने लगा था, राइट, बड़े बड़े फोटो आने लगे थे, हाथ में उसमें पूरे बॉडी में छाले पड़ गए, फोड़े। याद आ रहा है कुछ समय पहले, पिछले साल अगस्त में